हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स को जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका हम ये एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या है शुरू के 4 क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती थी, उसके हम सॉल्यूशन निकालते थे और सॉल्यूशन निकालने के बाद में उसका ग्राफ बनाते थे। समझ में आ गया? अब क्या किया बच्चों, आपको एक ग्राफ दिया है और हमको पता करना है उस ग्राफ पे एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कौन सी हमको चुननी है। तो आपको मैं डायग्राम जस्ट बना देता हूं, आपको सिंपल रहेगा थोड़ा सा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास बच्चों मैं ग्राफ बना लेता हूं। ऐसे कुछ हमको ग्राफ दिया हुआ है और 3 तक हम क्या कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। ओके, 1 2 3 1 2 3 और यहां पे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो चलो ये है 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, यहां पे -1 -2 -3, देन -1 -2 -3। ओके, ये हमने नंबर लिख लिया, ये 0 है हमारा ओरिजिन। ठीक है ना? ओके, अब हमको एक लाइन खींची हुई है बच्चों। ये लाइन कहां पे है, एक तो है 0 से गुजर रही है और एक ये गुजर रही है 0 0 -1 1, एक जगह तो -1 1, यहां पे एक पॉइंट लगा हुआ है लाइन, एक 0 0 ये पॉइंट है। ठीक है, और एक और पॉइंट हमारा है 1 एंड -1 यहां पे। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा तीनों के। ये हमारी लाइन बनी हुई है ऑलरेडी ग्राफ पे, समझ में आ गया ना? और इन तीनों को मैं पॉइंट लिख देता हूं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये है क्या, x में तो -1 एंड y में 1। ओके, ये हमको पता ही है, ये क्या है 0 0। और ये तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये है हमारा x में 1 एंड y में -1। ठीक है, अब ध्यान देना, पता नहीं ये जो लाइन है ये किसी एक इक्वेशन की होगी और हमको वो करेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट करनी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो ये 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। फर्स्ट हमारा है x इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू x, ये हमको पहला दिया हुआ है। सेकंड हमको दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड हमको ऑप्शन दिया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, एंड द फोर्थ ऑप्शन वी हैव इज 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। क्लियर है? अब पहली बात तो ये समझ लेते हैं, इन चारों में से ये लाइन किसी एक ही इक्वेशन की है। अब मान लीजिए अगर ये लाइन इस इक्वेशन की है तो बाकियों की नहीं हो सकती। समझ में आ गया? तो जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा तो बाकी हमारे गलत आंसर होंगे। ठीक है, चलो ये लिखा y इक्वल टू x, मतलब y और x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमको पता है अगर इस इक्वेशन की ये लाइन हुई तो इस लाइन पे आने वाला हर एक बिंदु जो है उसके कोऑर्डिनेट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया? तो अगर मान लेते हैं ये इसकी इक्वेशन है तो इस पे देखो 3 पॉइंट दिए हुए, तीनों ही इसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो मतलब x और y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। चेक करते हैं, यहां पे देखो x की वैल्यू तो है -1 और y की वैल्यू है 1, ये तो अलग अलग हो गया। इसमें ये बराबर आ रही है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट है। x और y, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो तीनों में ही बराबर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे तो देखो एक में मैच हो रही लेकिन 2 में मैच नहीं हो रही, तो मतलब ये इस इक्वेशन का एक लाइन नहीं है। समझ में आ गया? अगला क्या है, x और y को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, इधर देखो ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इनको ऐड करो, -1 + 1 0 आता है, -1 + 1, भाई x प्लस y कह रहा है कि 0 आना चाहिए, तो -1 + 1 आ गया। सेकंड देखो x और y 0 + 0, ये भी 0 आ गया। और तीसरा 1 में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है क्या, 1 + -1, ये भी कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों क्या देखा हमने कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है x + y = 0, इसको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड इक्वेशन है इसकी ये लाइन है, तीसरे वाले की भी नहीं होगी। देखो तीसरे वाले में क्या है, y की वैल्यू 2x, x का दुगुना करो तो y आना चाहिए,
ये x है, इसका डबल करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो ये तो नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गया। इसका दुगुना करेंगे 2 × 0, ये तो आ रहा है। इसका दुगुना करेंगे 1 का डबल 2, तो यहां तो क्या -2 आना चाहिए था, तो गड़बड़ हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। इस प्रकार से ये भी नहीं होगी सेटिस्फाई। समझ में आ गया? तो केवल एक इक्वेशन जो है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस लाइन इट इज ऑफ इक्वेशन x + y = 0, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन x + y = 0। क्या लिख देंगे? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है बताओ? x + y = 0। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्लियर है? सेम टू सेम बच्चों हमको क्या करना, तुमको क्या जितने भी पॉइंट्स है ना सारे के सारे चेक करके देख लेना। सब में x की वैल्यू पहली वाली, y की वैल्यू बाद वाली पुट करके देख लेना। सारे पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे समझो वो करेक्ट इक्वेशन। क्लियर है? चलिए अब ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन बना लेता हूं, सेकंड वाली। तो ये थोड़ा सा रब कर देते हैं हम, यहां पे चारों इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी हमारी। ठीक है, और मैं ये लाइन रब कर रहा हूं खाली। ठीक है ना, हमको लाइन नहीं बनेगी। चलिए, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो बच्चों सेकंड पार्ट में दिया हुआ हमको 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक तो -1 and 3, -1 and 3 बच्चों, एक पॉइंट तो यहां है -1 and 3, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 0 and 2, x में 0 y में 2, मतलब यहीं आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारा 0 and 2। और जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो क्या है? वो है हमारा 2 and 0। x में तो 2 और y एक्सिस पे 0, तो अगर 2 and 0 का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पर नहीं आ रहा, तो x एक्सिस पे 2, ये हो गया 2 and 0। तो कोई पॉइंट यदि x एक्सिस पे आता है तो y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे आता है तो x कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है? अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? हमको क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन मिल गई तो मुझे बताओ कि चेक करना है कि ये जो लाइन है ना ये किस इक्वेशन को कॉरस्पॉन्ड करती है। मैं चारों इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? y = x + 2, मतलब x में 2 ऐड करूं तो y बनना चाहिए। चेक करते हैं। x की वैल्यू पहले वाली होती है, इसमें 2 ऐड करने पर y बनना चाहिए। चलो -1 में 2 ऐड करूं तो y बनता है क्या भाई? x है ना, x में 2 ऐड करना तो y बनना चाहिए, तो -1 है ये x, इसमें 2 ऐड करूं तो ये तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ये तो नहीं बना। अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो मतलब गलत लगा देना, तीनों पॉइंट करेक्ट साबित होने चाहिए। समझ में आ गया? तो पहली वाली हमने कैंसिल कर दी, दिस इज नॉट द ट्रू इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट y = x - 2, सेकंड वाली हमारी क्या है बताओ? y = x - 2। तो चेक करके देखते हैं 1 by 1। ये कह रहा है कि x में से 2 घटाएं तो y आना चाहिए, x में से 2 सेपरेट करें तो y। चलो x की वैल्यू ये रही, यहां ले लो, चलो ये ले लो। चलो x में से ये x है, x में से 2 माइनस करना है, तो ये देखो 2 है x, इसमें से 2 माइनस करना है तो क्या आना चाहिए? y। ये तो आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया। यहां चेक करो, x में से 2, x मतलब हमारा 0 है, इसमें से 2 माइनस करना है तो हमारा y आना चाहिए। ये तो नहीं आया, गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। तो मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तीनों करनी चाहिए। समझ में आ गया? तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। समझ में आ गया? तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखेंगे तो देख लो, ये x हमारा क्या है? 3 है, तो 3 में से 2 माइनस करना है तो ये तो 1 आना चाहिए यहाँ, लेकिन -1 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई, दो नहीं कर रहे सेटिस्फाई। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स दिस लाइन। चले 2 रह गए, y = -x + 2, y = -x + 2। बच्चों इसको हम पता क्या कर सकते हैं? अगर मैं x को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा बताओ? समझे? तो इसका और इसका मतलब तो एक ही हुआ, तो मतलब अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू जोड़ूंगा तो 2 आना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए दोनों को ऐड करते हैं, 2 आता है कि नहीं आता? -1 + 3 2 आता है, इन दोनों को ऐड किया 2 आता है, इन दोनों को ऐड किया 2 आता है। समझ में आ गया? तो मतलब जो इक्वेशन 3 है हमारी वो करेक्ट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो -1 + 3 ये ऐड किया तो 2 आया, सेकंड वाला 0 x की वैल्यू + y की वैल्यू ऐड किया तो भी 2 ही आता है, थर्ड वाली 2 + 0 किया तो भी 2 ही आता है। ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारा।
तो x और y की वैल्यू ऐड करने से हमारा 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, तीनों जगह 2 आ रहा है। दिस इज द इक्वेशन विच सेटिस्फाइज ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है उसका जो लाइन है वो ये वाली है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको चूज करना था। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्लियर है? 2 पार्ट थे हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। फर्स्ट वाला पहले बताया था मैंने, तो आप नोट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, द लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन, कौन सी वाली, थर्ड वाली, y इज इक्वल टू -x + 2। तो बस आप ऐसे ग्राफ बना लेंगे नोटबुक में और ये चारों कंडीशंस लिख लेंगे, राइट रॉन्ग लगा देना और आप क्या कर लेंगे, नीचे ये सॉल्यूशन लिख देंगे कि किस वाली का है। क्लियर? चलिए, तो मेथड आपको पता होना चाहिए। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, सो रब कर देता हूं उसको मैं, रीडिंग करेंगे। क्या कहता है बच्चों, एक सिचुएशन दी है हमको यहाँ पे, ठीक है कि नहीं क्या, और उस सिचुएशन के आधार पे हमको इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है और फिर हमको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। ये कहता है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कह रहा है वर्क किसी वस्तु पे जो किया गया काम है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बच्चों थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट में समझा दूं आपको। क्या है, ये एक वस्तु है, ध्यान से सुनना। अब मुझे कुछ वर्क करना है, तो वर्क का मतलब क्या होता है, इस वस्तु पे कोई फोर्स लगे, एफ फॉर फोर्स, और ये फोर्स इसको धक्का मार के कुछ दूरी तक पहुंचा दे। तो मान लो ये दूरी कितनी पहुंचा दी, s, डिस्टेंस इज s, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस s। ठीक, तो सीधी बात है, जो लगने वाली फोर्स है ना, वो फोर्स कितनी दूरी तक ले जा रही है उसको, वो उसके वर्क का मेजरमेंट है। भाई एक तो मान लो 2 मीटर तक धक्का मारा और एक मारा 5 मीटर तक धक्का, तो 5 मीटर वाले केस में ज्यादा वर्क हुआ, 2 मीटर वाले में कम हुआ। तो इसका मतलब जो वर्क डन है इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। समझ में आ गया? अब इंपॉर्टेंट, इसमें से बच्चों फोर्स हमारी कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब फोर्स पे वर्क डिपेंड नहीं कर रहा, फोर्स तो उतनी लगने वाली है, फोर्स हम उतनी कितनी लगा रहे थे, वो तो छेड़खानी हो नहीं रही है। तो अब कम वर्क ज्यादा वर्क कैसे नापा जाएगा, वो सब डिपेंड करता है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे। तो मान लो मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, एक ऑब्जेक्ट 1 केजी के 2 ऑब्जेक्ट है, 1 केजी का 1 केजी का 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों पे 5-5 न्यूटन सेम फोर्स लगा रहा हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर तक चला गया, एक चला गया 12 मीटर तक। तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 12 मीटर तक चला गया ऑब्जेक्ट, वहां पे ज्यादा वर्क हुआ, ज्यादा देर तक लगी होगी फोर्स। समझ में आ गया ना? तो सीधी बात है, क्या कह रहा है, जो वर्क है ना, वर्क वो सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, इट डिपेंड्स ऑन, तो इसको पढ़ते हैं इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन। आगे समझ में? तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो वर्क सीधे सीधे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मोर द डिस्टेंस मोर विल बी द वर्क डन, और यहां पे फोर्स कांस्टेंट है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे वर्क निकालना है और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वल टू बनाता हूं, तो यहां पे मुझे किसी कांस्टेंट से इंटू करना पड़ता है। किससे इंटू करना पड़ता है, कांस्टेंट, और यहां पे हम लिख देंगे डिस्टेंस। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये हमारी फोर्स है। क्या है, ये हमारी फोर्स है, और यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये हमारा बच्चों रिलेशन है। समझ में आ गया? आपका एक चैप्टर आएगा 9th क्लास में साइंस में, चैप्टर नंबर आई थिंक 11 आएगा, 10th है या 11th है, ग्रेविटेशन के बाद में, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वहां पे पढ़ेंगे वर्क के बारे में। सो वर्क डन बाय ए फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो मोर द डिस्टेंस मोर विल बी द वर्क डन। तो इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब समझ, अगर मैं लिखता हूं 2 क्वांटिटीज के बीच में ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब होता है बी पे निर्भर करता है ए, सीधे सीधे रूप से बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, और बी घटेगा तो ए भी घटता है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं बेसिक्स। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है इफ द वर्क डन by a body on application of a constant force is directly proportional to distance, work done is directly proportional to distance, इक्वल टू लगाऊंगा तो यहां पे कांस्टेंट से इंटू करना पड़ता है। कांस्टेंट हमारा फोर्स दिया हुआ है। अब ये क्या लिख रहे हैं बच्चों, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन देम। और ये जो कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट्स है। तो बच्चों ये जो हमारी कांस्टेंट फोर्स है, ये क्या है, 5 यूनिट्स है। तो न्यूटन में होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में तो आपको ज्यादा साइंटिफिक चीजें नहीं दे रहे, न्यूटन में। ठीक है, और हमको ग्राफ बनाना है। अब हमको वर्क नहीं पता और डिस्टेंस नहीं पता, तो सीधी बात है, कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, वर्क डिपेंड्स ऑन
डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज मोर वर्क इज मोर, तो ये दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, समझ में आ गया? ये डिस्टेंस ज्यादा तो वर्क ज्यादा, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम एक्स टू वाई मान लेंगे। लेट W वर्क इज इक्वल टू एक्स एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई। यूनिट्स देख लो, वैसे साइंस में होता है तो वर्क जूल में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, ठीक है, और फोर्स होता है न्यूटन में। फिलहाल यूनिट्स नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट्स, ठीक है। तो हमने वर्क को x मान लिया, y को तो ये इसमें पुट कर देंगे, तो वर्क मतलब x इक्वल टू एफ इंटू वाई, और f हमको पता है कितना 5 यूनिट्स है, तो x बराबर कितना हो गया 5y। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए टेबल बना लीजिए। चलो हम 4 वैल्यूज निकालेंगे, बहुत इजी वैल्यूज, ठीक है ना। चलिए ये x है, ये y है, और हम निकालेंगे 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सीधी बात है, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x निकालते जाएंगे, तो y की वैल्यू, y मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कुछ तो चलेगा ऑब्जेक्ट में। एक काम करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो इफ y is 1, y is 2, y is 3, y is 4, अगर y 1 है तो 5 1 जा, x हमारा 5 आ जाएगा। y अगर 2 है तो 2 5 जा 10, 3 है तो 15, 4 है तो 4 5 जा 20। बच्चों ये हमारा टेबल बन गया सिंपल। आप सॉल्यूशन निकाल लेना, तो सिंपल ओरल है। अब हम बनाने वाले हैं इसका ग्राफ, और ग्राफ बना करके ग्राफ से हमको सॉल्यूशन निकालना अगले 2 क्वेश्चंस का, ठीक है कि नहीं? चलो तो चलो ओरिजिन, ठीक है। यहां बड़ी से बड़ी वैल्यू बच्चों 20 है, कहां पे? एक्स एक्सेस में बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है? 20 है, और वो भी प्लस में है बच्चों। तो एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। प्लस की वैल्यूज है सारी, माइनस में तो कुछ है ही नहीं ना, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, ग्राफ ऐसा बना लेते हैं। ये बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में तो लेना नहीं अपने को ज्यादा। तो ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। चलो ये हो गया 0। अभी देखो बच्चों, x एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू 20 है, और 20 तो यहां पे आ नहीं पाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 का टेबल चला रहा हूं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। क्लियर है? अब इधर 2 चला है तो ऊपर भी हम 2 चला सकते हैं, और चाहो तो 1 भी चला सकते हो। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि सेम ही आपको लेना है, आप अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर y क्या हमारा 1 2 3 4, तो एक काम करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा नहीं, तो अलग स्केल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्या चलो, और यहाँ पे सेम लेना है तो सेम भी ले लो, ठीक है। सेम लेना चाहते हो तो सेम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या कर लेंगे हम बताओ? या एक काम करते हैं बच्चों, इसको सेम ही रख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या कर लेते हैं, सेम ही कर लेते हैं। चलो 2 4 6 8 10, बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है बच्चों, जो y एक्सिस पे है वो क्या है, y हमारा है डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या आएगा, यहां पे डिस्टेंस आएगा, ठीक है कि नहीं? क्या, और ये क्या आएगा हमारा वर्क आएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, वर्क है। चलो अब ध्यान देना, x में 5 y में 1, बच्चों y में 1 देखो इधर आएगा बीच में, और x में 5, तो समझ में आ गया? y में 1 और x में 4 और 6 के बीच में 5, तो ये पहला पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया, समझ में आ गया। सेकंड, y में 2 x में 10, अब y में 2 ये रहा देखो, और x में 10, क्लियर है? y में 2 x में 10, उसके बाद y में 3 x में 15, y में 3, y में 3, ये देखो बीच में यहां आएगा, और x पे कितना 15 आएगा, तो 15 आएगा 14 और 16 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, y में 4 x में 20, थोड़ा सा ऊपर है, y में 4 और x में 20 ये रहा, और y में 4 ये रहा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे बच्चों चारों पॉइंट्स प्लॉट हो गए, ठीक है कि नहीं क्या। अब इनको जोड़ते हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। क्लियर है, तो इनको जोड़ते हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ग्राफ बनाना था। अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल लग रहा है ऐसा है ना इधर से। तो आप अगर ड्रॉ करोगे ना इसको, तो आपका परफेक्टली ये मेरे ख्याल से ओरिजिन से गुजरेगा। ये ऐसे गुजरेगा आपका बच्चों, ठीक है। ये अभी भी नीचे से मुड़ी हुई है थोड़ी सी, अब सही लग रही है, ठीक है ना। ऐसे गुजरेगा ग्राफ, ओके। अब बच्चों दो क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0। ए पार्ट क्या कह रहा है, वर्क डन क्या होना चाहिए व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। अब ये ग्राफ से बताना हमको, बताओ वर्क डन क्या होगा। चलो डिस्टेंस बताओ, इधर है डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, देखो ये रहा, देखा। तो 2 की सीधाई में बताओ वर्क कितना आ रहा है, 10। तो हम क्या लिख देंगे, वर्क इज 10 यूनिट्स। समझ में आ गया। जब हमारा दूरी 2 है तो वर्क कितना हुआ, 2 की सीधाई में देखो 10 है, ठीक है। तो 2 से जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, जहां पे ग्राफ में मिल जाएगी वहां पे जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना दिया है, 0 यूनिट्स। अब ये दूरी देखो, अगर दूरी अगर हम नीचे चले नीचे चले नीचे चले तो ये 0 पे आ गया। तो अगर दूरी 0 है तो वर्क भी क्या होगा, 0 ही होगा। समझ में आ गया। क्योंकि इस तरफ, क्योंकि इसी जगह पे लाइन, देखो यहां क्या था हमारा, डिस्टेंस 2 था, तो 2 से हमने लाइन खींची, जहां पे ये मीट करेगी किसको, इस लाइन को, वहां से नीचे आना है। तो ये ऑलरेडी लाइन के ऊपर ही है हमारा 0, तो यहीं पे मीट कर रही है, तो यही पॉइंट हमको रीड करना है। तो हमारा वर्क भी क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क क्या आ जाएगा, 0 यूनिट्स। और हम रख के देख भी सकते हैं, डिस्टेंस 0, अगर डिस्टेंस हमारा क्या बताओ, डिस्टेंस हमारा था y, ये y, तो अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो 0 5 से 0, तो x भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं, बल्कि हम ग्राफ से निकालेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया। तो ये हमारे दो पार्ट्स थे सिंपल से। ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका, कोशिश करना आप ग्राफ पेपर यूज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, मैं रब कर रहा हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्या कहता है, यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड they together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। बच्चों भूकंप पीड़ितों की रक्षा की सहायता के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड होता है, राहत कोष है, उसमें 2 बच्चे हैं, फातिमा और दूसरा कौन है, यामिनी। इन दोनों ने, क्लास 9 के 2 बच्चे, इन्होंने मिलकर ₹100 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो अगर हमको एक का कंट्रीब्यूशन पता चल जाए तो दूसरे का पता लग जाएगा। मान लीजिए एक ने 40 दिया तो दूसरे ने 60 दिया, एक ने 70 दिया तो दूसरे ने 30 दिया, एक ने 50 दिया तो दूसरे ने 50 दिया। दोनों का टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड जो है वो ₹100 है, ठीक है। तो एक काम करेंगे बच्चों, एक का कंट्रीब्यूशन जो है यामिनी का सपोज x मान लेते हैं, लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ₹x। तो देयरफॉर फातिमास कंट्रीब्यूशन क्या आएगा बताओ। देखो दोनों का ऐड करने से कितना आता है, चलो एंड कर लो। एंड फातिमास कंट्रीब्यूशन सपोज ₹, मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ना दोनों का, वो कितना है बच्चों, ₹100।
तो टोटल का मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो x और y को जोड़ने से आता है 100। बहुत इजी काम हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस y। चलो अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में भी हम क्या कर लेते हैं, 4 वैल्यूज प्लॉट कर लेंगे, बहुत इजी काम है हमारा। ये हो गया x, ये हो गया y, x हमारा यामिनी का, y हमारा फातिमा का कंट्रीब्यूशन। 4 वैल्यूज निकालने अपने को, इजी। तो y की वैल्यू भरते जाएंगे, x की वैल्यू निकालते जाएंगे। चलो सपोज यामिनी ने सॉरी क्या फातिमा ने 20 रुपीज दिए, या सपोज 30 रुपीज दिए, 40 रुपीज दिए, 50 रुपीज दिए, और सपोज 60 रुपीज दिए। अलग अलग है, 30, 40, 50, 60। तो अगर बताओ y हमारा 30 है तो 100 में से 30 गया तो 70 बचेगा। y हमारा 40 है तो 100 में से 40 गया तो 60 बचेगा। y हमारा 50 है, 50 गया तो 50 बचेगा। और अगर y हम लेते हैं 60, 100 माइनस 60 इज 40। तो देखो दोनों तरफ का कंट्रीब्यूशन टोटल करेंगे तो 100 ही आने वाला। तो चलो ये हमारे क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करना है, इसको प्लॉट करना है इनको सीधा सीधा। तो ऐसे अभी जैसे हमने किया था। अब देखो सारी प्लस की वैल्यूज है, माइनस कुछ नहीं है। तो एक काम करेंगे, माइनस वाला थोड़ा सा कम ले लेंगे। ओके, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा 0। अब बच्चों यहाँ पे 1 2 3 की गाड़ी में चलाना, क्योंकि 70 तक कौन नंबर लिखेगा। तो एक काम करेंगे, 10 का टेबल बोल लेते हैं। एक एक सेंटीमीटर को हम 10 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 से ज्यादा हैवी नहीं है। ऐसे ऊपर ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नाम लिख लेते हैं बच्चों। y मैंने माना है कंट्रीब्यूशन फातिमा का, तो ये है फातिमास कंट्रीब्यूशन, FATIMAHS, फातिमास कंट्रीब्यूशन। और ये क्या है किसका, यामिनीज कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। चलिए प्लॉट करते हैं। x में 70, y में 30, x में 70, y में 30। तो y में 30 की सिधाई में, x में 70 की सिधाई में जहां पॉइंट आ जाए मार्क कर देंगे। ठीक है, और हम कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं 70 30। तो यहां लिख देंगे हम 70 30। ठीक है, x में 60, y में 40, x में 60 और y में 40। x में 60, y में 40, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट, x में 50, y में 50। ये पढ़ा देखो, x में 50 और y में 50, ये रहा। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, 50 50। और लास्ट वाला x में तो 40 और y में 60, ये रहा x में 40 और y में 60। x में 40, y में 60, चारों पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने। अब इनको अगर हम जोड़ें, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समझ में आ गया, हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। नीचे से थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, चलेगा। आप लोग स्केल से खींचोगे तो सही आएगा बिल्कुल। ओके जी, ये मिल गया हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब बस ग्राफ ही बनाना था, हो गया। क्लियर है, तो इसमें बस ग्राफ ही बनाना था और हमको कुछ करना नहीं था। क्लियर है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके नोट करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद एक और आपका क्वेश्चन रह गया, वो थोड़ा सा लेंदी है, काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको चलिए मैं इसी में समझा देता हूं। अगला क्या बनाएंगे, रब किया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
बच्चों हमारे टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स होते हैं, आपको मैंने साइंस में पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। तो उसमें से दो अलग अलग स्केल्स है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, उसके बीच में आपको रिलेशनशिप दिया है और ये निकालना भी मैंने आपको बताया था। एफ फ़ारेनहाइट जो स्केल में टेम्परेचर होता है दैट इज गिवन एज 9/5 टाइम्स सी, मतलब सी मतलब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर प्लस 32, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है कि नहीं, ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इन्होंने दिया है कि यहां पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसको तो हम ले लेंगे y एंड टेम्परेचर ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट स्केल पे हम y मान लेते हैं एंड टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इसका तो क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारा फ़ारेनहाइट होगा और यहां पे होगा डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलिए तो अब मुझे बताओ, अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल को y मान रहा हूं तो यहां f की जगह y लिख दूंगा मैं, 9/5 टाइम्स c की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x लिख दूंगा। क्लियर है, ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब y निकल ही रहा है, x की वैल्यू भरेंगे y निकालते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक टेबल बना देता हूं, कोशिश करेंगे 4 वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। हम 3 से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x y 3 निकालते हैं, चलो ज्यादा लंबा चौड़ा करने की 3 से भी हमारा ग्राफ बन जाएगा, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। अब बच्चों x की वैल्यू क्या भरे, ऐसी वैल्यूज भरनी है x की कि ये लगभग 5 से पूरा पूरा कट जाए। तो x की वैल्यूज पता क्या भरना है आप लोग, आप भरोगे x की वैल्यूज या तो 5, 10, 15, 20, 0 भी भर सकते हो, -5 भी भर सकते हो, मतलब इस प्रकार की वैल्यूज भरोगे आप। समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए तो हम भरते थे, एक तो 0 ही भरेंगे जी, x की वैल्यू तो भरेंगे 0, ठीक है। फिर एक क्या भरेंगे बताओ, x की वैल्यू भरेंगे हम सपोज 5 ही भर लेते हैं, और एक भर लेते हैं सपोज x की वैल्यू 15 भर लेते हैं। समझ में आ गया, 3 भर लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं x भरता हूं 0, पहला इफ x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा बताओ, 9/5 टाइम्स 0 में 32 ऐड करना है। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 में 32 ऐड किया तो कितना आएगा 32। तो अगर x हमारा 0 है, y हमारा 32 ही आ जाता है। सेकंड, इफ x हमारा 5 है तो बताओ y क्या आ जाएगा, x अगर हमारा 5 है तो देखो 9/5 इंटू 5 और प्लस 32, ये कट गया 5, 32 में 9 ऐड किया 41 आ जाएगा, ठीक। यहां लिख देते हैं 41। इसी प्रकार से बच्चों क्या है, y इक्वल टू क्या भरना है हमको, x इक्वल टू 15 भरना है, यहां हम क्या भर देंगे 15 भर देते हैं। तो आपको मैं यही इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, थर्ड वाला, इफ x इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 9/5 इंटू 15 प्लस 32 क्या आ जाएगा, 5 3 टाइम्स कटेगा तो 9 3 और प्लस 32, ठीक है। 9 3 कितना होता है 27, 27 में 32 जोड़ो, ये आ गया बच्चों 59 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 59, ठीक है। चलिए अब इनका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब यहां देखो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, जबकि यहां पे तो काफी छोटी छोटी वैल्यूज है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहां पे किसका टेबल ले सकते हैं बच्चों, हम 5 का टेबल चला लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड सो ऑन, ठीक है कि नहीं। चलो तो x एक्सिस पे भी हम 5 का टेबल चलाएंगे, y एक्सिस पे भी किसका चलाएंगे 5 का टेबल चलाएंगे। तो 5 10 15 20 25, उसके बाद 30 35, तो y एक्सिस पे हमको और भी चाहिएगा, 60 तक चाहिए अपने को ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाना पड़ेगा हमको, ये रब कर देता हूं मैं आगे। 35 के बाद में 40 45 50 55 एंड फाइनली बच्चों 60 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा 60, समझ आ गया। चलिए और इस तरफ एक्स एक्सिस में 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ठीक है। ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। चलिए पहला पॉइंट,
x में 0 y में 32, तो x में 0 ये रहा और y में 32। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां पे आपके ग्राफ में, यहां आपके ग्राफ में टोटल 10 डिविजन होंगे, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस जो है उसको हमने कितनी दूरी माना है, 5 माना है। तो अब ध्यान से सुन लेंगे, तो हमको क्या है 32 पता करना है कि y एक्सिस पे 32 कितने डब्बे में आएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा एक बॉक्स है इसको हम बोलते हैं स्मॉल डिवीजन। क्या ले लेते हैं इसको हम, स्मॉल डिवीजन। तो आप एक काम करो, एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू निकाल लो, एक स्मॉल डिवीजन, ठीक है, मतलब 1 मिलीमीटर। तो देखो ये कितने स्मॉल डिवीजन हो गए, यहां से यहां तक 10 हो गए ना, तो 10 स्मॉल डिवीजन को हमने दिखाया है 5। ये जो 10 स्मॉल डिवीजन है 10 मिलीमीटर, ये हमने कितना शो किया है यहाँ पे 5। ये y एक्सिस की बात हो रही है, यहां सुन, इसको रफ में लिख लेना आप साइड में, 10 स्मॉल डिवीजन 5 है। तो अगर 10 स्मॉल डिवीजन 5 है तो 1 स्मॉल डिवीजन होगा 5/10, कितना आ जाएगा 1/2, समझ में आ गया, आधा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू। अब क्या करना है, जो प्लॉट करना है ना उसको 1/2 से डिवाइड करते जाना। अब देखो पहली वैल्यू 32 है, तो मैं क्या करूंगा पता है, 32 को डिवाइड कर दूंगा 1/2 से। 32 को क्या, इस 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू से डिवाइड करना। 32 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 64। मतलब 64 स्मॉल डिवीजन पे प्लॉट करना आपको, 64 छोटे डब्बे, एंड छोटा डब्बा मींस 1 मिलीमीटर। 64 10 20 30 40 50 60 और 60 के बाद 4 छोटे खाने, ये आधा सेंटीमीटर हो गया। तो चौथा जो है ना डब्बा, उसकी सीधाई में आएगा ये 32। समझ में आ गया, ये क्लियर है 1 स्मॉल डिवीजन वाला। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, तो y एक्सिस पे ध्यान रख लेंगे कैसे निकाला मैंने 1 स्मॉल डिवीजन वाला मामला, ठीक। तो 32 क्या आ जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं y एक्सिस पे 1 स्मॉल डिवीजन कितना है, 1/2 है, समझ आ गया। बट 10 स्मॉल डिवीजन 5 है तो 1 का इतना आ गया, तो 1/2 से डिवाइड करते जाओ सबको, नीचे वाली वैल्यू से ना, ये और ये आ जाएगा। तो 1/2 से डिवाइड करने का मतलब डबल करना होता है। 32 का 64, तो 64 छोटे डब्बे, 10 20 30 40 64, और यहां क्या है 0, तो 0 का मतलब है ये पॉइंट इधर ही आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, x में 5 y में 41, x में तो 5 इसकी सीधाई में चलना है, अब y में कह रहा है 41, तो बताओ 41 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/2 से, ये 2 पर चल जाएगा। 82 स्मॉल डिविजन, 10 20 30 40 50 60 70 80, और 80 के बाद में अगर ये हाफ है तो 2 छोटे डब्बे, 2 मिलीमीटर और आगे चलेंगे। लो जी, समझ में आ गया, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। चलिए लास्ट 15, तो ये 5 10 ये 15 है, 15 की सीधाई में कहां चलना है हमको देखते हैं जरा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा लगा दिया मैंने, है ना। 59 बच्चों, 59 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 59 डिवाइडेड बाय 1/2, सॉरी 2 पर चल जाएगा। 59 का डबल होता है 118, 118 छोटे डब्बे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, और इधर 8 मिलीमीटर पे ले लेना आप, तो बिल्कुल ऊपर ही आ गया। अगर बोर्ड पे नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 118 छोटे स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, और इनको जोड़ेंगे, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, इस लाइन को बच्चों नीचे भी जाने देना पूरा, समझ में आ गया। इसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चन है, आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये नीचे भी पूरी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहां क्लीन कर देता हूं मामला। ये हमारा x एक्सिस है, तो ये लाइन को बच्चों दोनों एक्सिस को काटना चाहिए, ठीक है, ये काट गया, क्योंकि पूछा है इसके बारे में कि किस जगह पे काट रहा है। तो अगर ये 5 है तो इधर -5 होगा, फिर इधर -10 भी होगा, फिर -15 भी होगा, फिर -20 भी होगा, एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं ये 15 और 20 के बीच में कट करेगा इसको, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये हमारा बच्चों ग्राफ बन गया। तो पहला क्वेश्चन तो इतना ही था कि कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद कह रहा है सेकंड पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सेल्सियस पे 30 का है, यहां आ रहा है 30, सेल्सियस पे 30 यहां आ रहा है, तो कह रहा है अगर टेम्परेचर सेल्सियस पे 30 तो फ़ारेनहाइट पे कितना जाएगा। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फुल ग्राफ ले लेना, बड़ा सारा पेपर, ये लाइन बिल्कुल पेज के बिल्कुल ऐसे नीचे बनाना, ऐसे ऊंचा सारा ग्राफ बनेगा और ये लंबा आगे तक जाने देना, ठीक है। तो इस तरफ की रेंज जो है 30 तक लेना। तो अब ये 30 से अगर लाइन खींचे ऊपर तो देखना पड़ेगा कहां जाके मिलेगी ग्राफ पे, और भी ऊपर मिलेगी, हमारा बोर्ड खत्म हो गया। तो
तो हम क्या कर सकते हैं, उससे फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका भी है, हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि यहां वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30, तो एक काम करेंगे, सेल्सियस हमारा क्या था, सेल्सियस हमारा था x, तो x की जगह 30 भरेंगे। तो देखो मैं ओरल बता रहा हूं, 5 6 कटेगा, यहाँ 30 होगा ना, तो देखो y हमको निकालना है, y इक्वल टू x की जगह 30 भरना है, तो 9/5 इंटू 30 प्लस, कई बार होता है ग्राफ छोटा पड़ जाता है, तो 5 कितना टाइम्स कटेगा 6, 6 9 जाएगा 54, और 54 में 32 ऐड कर लो, इट विल बी 86। तो 30 डिग्री, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया। सेकंड क्या है बोल रहा हूं, सॉरी सेकंड है, फर्स्ट कौन सा है, प्लॉट द ग्राफ, कर दिया। सेकंड क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड क्या है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होगा, उल्टा। अब ये फ़ारेनहाइट में आपको 95 चलना है, हमारी स्केल ही नहीं लिखी हुई है, तो मतलब आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से लिखना 5 10 20 50 पूरा करके ऑलमोस्ट 100 तक ले जाना। तो 95 की वैल्यू भी पूछा गया, तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो 95 यहाँ जहां पे भी आ जाए उससे ऐसे सीधाई में चलना, जहां पे भी लाइन कट जाए तो बिल्कुल नीचे हॉरिजॉन्टली, नीचे वर्टिकली ड्रॉप करना, जहां आ जाएगा आ जाएगा। तो फिलहाल हम क्या है, इक्वेशन से निकाल लेते हैं 95 फ़ारेनहाइट में सेल्सियस कितना, थर्ड वाला 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में सेल्सियस कितना। चलो तो हमारा इक्वेशन ये रही, y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अच्छा इस बार फ़ारेनहाइट f दिया है 95, तो इधर 95 भरना है, 95 इक्वल टू 9/5 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 32। पहले 32 को इधर बुला लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 95 माइनस 32 इधर हो गया 9/5 इंटू एक्स। चलो घटाओ, 5 में से 2 गया तो 3, और 9 में से 3 गया तो 6, और इधर अगर x छोड़ दें तो 5 तो ऊपर और 9 नीचे, 9 7 और 7 5 आ गया 35, ये आ जाएगा बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, तो आप इक्वेशन से निकाल सकते हो। तीसरा, इफ द टेम्परेचर इज जीरो, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 F, what is the temperature in Celsius? Okay, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना। थर्ड वाला क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ़ारेनहाइट कितना, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना, ठीक है। ओके अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस हमारी ये वाली स्केल है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे फ़ारेनहाइट ये लाइन हमारी कहां काट रही है बच्चों, 32 पे काट रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 32 पे काटा था, समझ में आ गया। देखो ये रही वैल्यू हमारी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 आता है, ठीक है। अब उल्टा फ़ारेनहाइट में 0 ले ले तो सेल्सियस में कितना आएगा। अब फ़ारेनहाइट में 0 का मतलब हो गया, हमारी कोऑर्डिनेट होता है ना एक्स और वाई, ध्यान से समझना, एक्स और वाई। अब x हमारा क्या है, सेल्सियस है, और ये क्या हमारा फ़ारेनहाइट है। अब ये कह रहा है कि सेकंड वाले केस में फ़ारेनहाइट 0 लेना है, ये 0 लेना है। अगर कोई भी हम कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो बच्चों x एक्सिस पे आएगा, तो x एक्सिस पे कहां आएगा वो देख लेते हैं। तो ये लाइन x एक्सिस को कहां काट रही है, वो इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जहां पे भी काटे तो नियरली -15 -20 इसके बीच में वैल्यू आएगी, -17 18 के आसपास आनी चाहिए, -17 या 18 के पास। आप यहां रीड कर लेना एग्जैक्टली कितना आएगा। और वैसे हम क्या इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं फॉर्मूले से, देखो हम एग्जैक्टली बता तो कितना निकलेगा, f की जगह 0 रखना है, यहां 0 रखना है, और बाकी निकालना है c। समझ में आ गया। तो 0 फ़ारेनहाइट में सेल्सियस कितना होगा, तो देखो f की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 0, फिर आएगा 9/5 इंटू सी, 9/5 इंटू सी और प्लस 32, ठीक। चलो सबसे पहले तो बताओ, ये 32 को इधर बुला लेते तो -32 हो गया, इधर बचेगा 9/5 टाइम्स सी, दोनों को इधर भेज देंगे तो 5 ऊपर 9 नीचे, तो ये हटा देता हूं यहां से मैं, 5 ऊपर 9 नीचे, तो इसको इंटू करके 9 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया। तो 32 5 से कितना हो जाएगा 160, ये आएगा माइनस का 160 और उसको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। -160 डिवाइडेड बाय 9, बताओ कितना आएगा, माइनस में आएगा आंसर, 9 1 जा 9, कितना बचा 7, आगे लगाते हैं 0, 9 7 जा 63, मैंने बताया था ना 17 18 के आसपास आने वाला है, क्योंकि 15 17 18 के बीच में आएगा लगभग, ठीक है। मेरी लाइन भी थोड़ी टेढ़ी है, तो 9 7 जा 63, कितना बच गया 7, पॉइंट लगा देंगे 0, तो 9 दोबारा 7 जा, तो नियरली 17.7,
आप 18 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। कितना आएगा ये 17.7 डिग्री सेल्सियस। तो रफली आप कितना लिख सकते हो 18 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ में आपको इतना ज्यादा बहुत डिटेल में पॉइंट्स में पता नहीं चलेगा, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा तापमान है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये भी मैंने आपको साइंस में कराया, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पे भी आप मान लीजिए वो सेम टेम्परेचर दोनों स्केल पे, सपोज वो x है, तो यहां पे भी x और यहां पे भी x, समझ आएगा, दोनों तरफ सेम। तो यहां पे भी x लिखना, यहां पे भी x लिखना, सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा -40 डिग्री। मतलब -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पे क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यूज आते हैं। तो ये ग्राफ जब नीचे जाएगा ना बच्चों, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि y एक्सिस पे जो -40 की वैल्यू आएगी, x पे जो -40 की वैल्यू आएगी, बिल्कुल सीधा उस लाइन की सीधाई में आएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा लास्ट वाले पॉइंट का जवाब होगा क्या कि एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द वैल्यूज आर सेम, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसको लिखना है अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री सेल्सियस। और पांचवा पॉइंट क्या बताया मैंने, -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। ग्राफ कई बार छोटा पड़ जाता है तो ग्राफ से सारी रीडिंग्स नहीं निकल पाती, तो आप लोग इक्वेशन में रख करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल डिवीजन वाला ध्यान रखना, तो अगर प्लॉटिंग नहीं पता चलेगा 41 कहां प्लॉट करना है, 32 कहां प्लॉट करना है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू कितना, तो एक छोटा डिवीजन कितना, उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो आपको कितने स्मॉल डिवीजन पे प्लॉट करना है वो पता लग जाएगा। समझ आ गया। तो ये था बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.3। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज छोटी सी रह गई, 4.4, 2 ही क्वेश्चन है, छोटे मोटे ग्राफ है उसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।